अब ये के रेडियस ऑफ गायरेशन हो, इसके लिए क्या होना चाहिए, इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इनिशियल केस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होना चाहिए। सिंपल सी बात है, यहाँ कोई ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। तो आई इज इक्वल्स टू आई डैश आ गया। हेलो, मेरा नाम आशुतोष निराला है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में, जिसको शॉर्टकट में के बोला जाता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आखिर रेडियस ऑफ गायरेशन का फिजिकल मीनिंग क्या है, इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, जिसको हम लोग बारीकी से स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉसिबल डाउट को क्लियर करते हुए समझेंगे। और फिर 2 एग्जाम्पल करेंगे, जिसके बाद हम लोगों को क्लियर बिल्कुल हो जाएगा कि ये रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है और इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसको शॉर्टकट में के बोला जाता है। अब चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन के डेफिनेशन के बारे में, कि आखिर रेडियस ऑफ गायरेशन जो है उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो अगर हम रेडियस ऑफ गायरेशन के डेफिनेशन की बात करें तो वो कुछ इस तरह से होता है कि इट इज़ द इफेक्टिव, कौन सा, इफेक्टिव रेडियस ऑफ द रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी। अब देखिए यहाँ पे रिजिड बॉडी की बात हो रही है ना, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बोला था कि यहाँ पे जो भी बॉडी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन सी बॉडी होगी, रिजिड बॉडी है ना, क्योंकि हम लोग रिजिड बॉडी डायनेमिक्स ही पढ़ रहे हैं। तो ये डेफिनेशन क्या कहता है रेडियस ऑफ गायरेशन का, कि इट इज़ द इफेक्टिव रेडियस ऑफ द रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो अब इसी में हम सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो चलिए इसी के सेकेंड पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि इट इज़ मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन रिलेटेड टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है वो किससे रिलेटेड होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास ऑफ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। अब ये किस तरह से रिलेटेड होता है वो उसको हम लोग अच्छे से अभी समझेंगे और न्यूमेरिकल के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये डेफिनेशन जो है ये आपको एग्जाम में कहीं नहीं पूछ रहा, बस आपको रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में पता हो, इसीलिए बस ये 2 पॉइंट हम लोगों ने लिखा है। क्लियर है, ये बस आपको ये पता रहे ताकि रेडियस ऑफ गायरेशन सुनते ही आपको कुछ आइडिया लगे कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कुछ मास ऑफ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड था। यहाँ तक क्लियर है। जो बेसिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है कि आखिर रेडियस ऑफ गायरेशन किस तरह से फाइंड किया जाता है ना। डायग्रामेटिकल अगर हम बात करें तो वो उसको ये क्या है डिस्टेंस, क्योंकि रेडियस है तो डिस्टेंस ही होगा, वो कौन सा डिस्टेंस है उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं और फिर इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक रॉड है। क्या है, रॉड। अब रॉड से आप लोग को याद हो तो हम लोगों ने बहुत बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में रॉड के बारे में देखा था, है ना, जहाँ से हम लोग अलग अलग पोजीशन से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास किया था और उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट फाइंड किया था उसको याद करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तक आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो या फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो या आगे उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपको यूज करने की जरूरत पड़ सकता है ना, इसलिए आप जितने भी हम लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट फाइंड किए थे उसको याद जरूर रखें। तो चलिए मूव पकड़ते हैं इस एग्जाम्पल पे। ये एक रॉड है जिसका मास गिवन है कि m है और इसका लेंथ l है, ठीक है, और ये एक एक्सिस है जो इस रॉड के किसी एक एंड से पास हो रहा है, कुछ इस तरह से। क्लियर है। इसके बाद हम लोगों ने स्टैंडर्ड केस पढ़ा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था, अगर आपको याद हो। तो मान लीजिए ये जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो इस रॉड के किसी एक एंड से पास हो रहा है। तो देखिए इसका हमको इस केस में हमको रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है। तो क्या कहते हैं, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, तो आपको इसको क्या करिए, सिंपल जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है हम कहते हैं इसको रहने दो यार। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ था ना वही मान लो यहाँ पे भी वही है, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन को कुछ नहीं कर रहे हैं हम। तो फिर हम कर क्या रहे हैं, है ना, रेडियस ऑफ गायरेशन तो फाइंड करना है। तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये जो रॉड है ना, हम बोले इस रॉड पे जैसे टोटल मास m है, तुम क्या करो, इस रॉड के टोटल मास को जो इस l लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है उस मास को तुम किसी एक पॉइंट पे मान लो, कॉन्सेंट्रेटेड किसी एक पॉइंट पे, यानी तुम इस रॉड को, कंप्लीट रॉड को एक पॉइंट मास कंसीडर कर लो, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको एक पॉइंट मास कंसीडर कर लिया जिसका मास इस रॉड के मास के ही इक्वल होगा। पर ये कैसा मास है, पॉइंट मास, यानी किसी एक पॉइंट पे ही इस टोटल रॉड के मास को क्या किया, हम एज्यूम कर लिए। बिल्कुल। अब ये देखिए एज्यूम करके हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ डिस्टेंस पे रख दिए। तो अब ये रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, बेसिकली यही समझना है। तो देखिए जब हम इस रॉड को क्या किए, एक पॉइंट मास को में कंसीडर कर लिए
और इसको इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ डिस्टेंस पे रख दिए, तो इस केस में कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जो कि हम लोगों ने स्टैंडर्ड केस भी फाइंड किया था कि जब एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी रॉड के एक एंड से पास होता है तो उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो ml²/3 होता है। याद होना जरूरी है ना, अगर याद नहीं तो आप याद जरूर कर लें। तो इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट वो ml²/3 होगा, कुछ इस टाइप का होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए यहाँ पॉइंट मास है, तो यहाँ भी इसका भी कुछ डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस क्या होगा उसके बारे में अभी हम लोग समझ लेंगे। तो बस मोटा मोटा आप ये समझिए कि यहाँ पे अगर कोई पॉइंट मास है जो किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे भी कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, बिल्कुल आएगा। तो मान लेते हैं इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डैश है, ठीक है। और पॉइंट वाले मास के केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो m × r² होता है, जहाँ पे r जो था वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन था, जो कि हम लोग को अभी नहीं पता है ना। तो अब समझिए कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, यहीं पे क्लियर आपका हो जाएगा कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, जब हम इस रॉड को एक पॉइंट मास कंसीडर कर लें, ठीक है, और इसको किसी फिक्स डिस्टेंस पे रख दें, तो इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ना, वो जब इनिशियल केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रॉड का था उसके इक्वल हो जाएगा, तब ये जो डिस्टेंस है वही रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाता है। यानी ये जो है ना, यही के है, इसको आप ध्यान से देखिए। हमने क्या बोला, ये जो सिंपल यहाँ रॉड था उसको हमने एक पॉइंट मास कंसीडर कर लिया और उसको कुछ डिस्टेंस पर रख दिए, तो इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डैश आएगा, जब ये I डैश इनिशियल I के इक्वल होगा, तब ये जो डिस्टेंस होगा ना एक्सिस ऑफ रोटेशन और इस पॉइंट मास के बीच, वही डिस्टेंस रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाता है। समझ में आ गया। यानी रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए क्या कंडीशन है, जो हमने पॉइंट मास माना है, इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियल कंडीशन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तभी ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाएगा। अगर ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग हो गया तो फिर ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं होगा, है ना। यानी रेडियस ऑफ गायरेशन इस डिस्टेंस को होने के लिए इस दोनों केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो दोनों इक्वल आना चाहिए। यहाँ तक यही कंडीशन है। तो हमने क्या बोला, यही तो फाइंड करना है कि रेडियस ऑफ गायरेशन कितना आएगा, यानी के की वैल्यू कितना आएगा। तो अभी कंडीशन क्या था कि जो इनिशियल कंडीशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो किसके इक्वल होना चाहिए, जब हम पॉइंट मास माने उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है उसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे I = I डैश हो गया, और हम लोगों ने पॉइंट मास के केस में पढ़ा है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो m × r², जहाँ पे r क्या है, यहाँ पे k के इक्वल हो जाएगा, तो m² हो गया, सिंपल। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे I की जगह हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड केस होता है ml²/3, तो ml²/3 लिख दिए। फिर I डैश क्या हो गया, mk², जो कि एक पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि k की वैल्यू जो आएगी वो कितना आएगा, L/√3। इसको ध्यान से देखिए, यही है रेडियस ऑफ गायरेशन इस कंडीशन में। तो देखिए यहाँ पे जो ये रेडियस ऑफ गायरेशन आया है L/√3, इसका क्या मतलब हुआ कि इस रिजिड बॉडी यानी रॉड को एक पॉइंट मास कंसीडर कर ले, तो इतने डिस्टेंस यानी L/√3 डिस्टेंस पे अगर उस पॉइंट मास को एक्सिस ऑफ रोटेशन से एज्यूम कर ले, तो इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो इनिशियल केस के ही इक्वल आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हम लोग किस तरह से रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं और उससे हम लोग को और भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि कोई भी बॉडी दे रखा है, तो उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उतने ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब भी आएगा जब इस रेडियस ऑफ गायरेशन वाले डिस्टेंस पे उस रिजिड बॉडी को आप पॉइंट मास कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हो सकता है यहाँ पे थोड़ा कम फील आया हो, एक एग्जांपल और करते हैं, उससे आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसके बाद एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं और फिर इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल नंबर सेकंड में हम एक डिस्क लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, डिस्क। ये मान लीजिए एक डिस्क है। ठीक है, डिस्क है तो कैसा होगा, सीडी की कैसेट की तरह, इस तरह से। अब यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना वो कुछ इस तरह से पास हो रहा है। सिंपल है, इस डिस्क का मास m और रेडियस r ये आपको गिवन है। अब इसका इफेक्टिव रेडियस यानी कि रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है। रेडियस ऑफ गायरेशन इफेक्टिव रेडियस ही तो था जो कि हम लोगों ने डेफिनेशन में बात किया था। तो हम लोग को रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है। तो देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन का आप सिंपल मतलब समझिए, इसको अगर हम पॉइंट मास मान लेना और उसको इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से रेडियस ऑफ गायरेशन के डिस्टेंस पे अगर हम रख दें, तो उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो इनिशियल यानी इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसके ही इक्वल होगा। अब इस केस में उस केस में बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा, कोई नहीं, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए इस केस में हमको क्या करना है, रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल एक्सिस ऑफ रोटेशन को आप बिल्कुल कुछ ना करें, जहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसको वहीं पे रहने दे। ये है, तो हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था, ये किस टाइप से है, कुछ इस तरह से बोर्ड के परपेंडिकुलर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, अब यहाँ इसको क्या करना है, ये जो डिस्क है ना m मास का,
तो इसमें क्या है कि ये m जो है वो पूरा सरफेस यानी इस सारा ये कंप्लीट डिस्क पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है मास। आप इसको क्या करिए, ये कंप्लीट जो इतने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको एक किसी पॉइंट पे कंसीडर कर लीजिए, यानी पूरा मास को किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दीजिए, तो इसको हम पॉइंट मास बोल सकते हैं। तो आपको मान लीजिए इसका मास m है, क्लियर है, ये हो गया। अब ये कुछ डिस्टेंस होगा ना एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो मान लीजिए ये कुछ डिस्टेंस होगा, यही डिस्टेंस तो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। और इसके लिए क्या कंडीशन था कि इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियल केस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा, तब इस डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन बोल देते हैं। सिंपल है, जिसको हम लोग को फाइंड करना है। तो ये डिस्क है, और इस केस में हम लोगों ने, अगर याद हो तो स्टैंडर्ड केस हम लोगों ने फाइंड किया था कि जब एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्क के सेंटर से और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर जाता है कुछ इस टाइप से, मान लीजिए ये डिस्क है, ये डिस्क कुछ इस टाइप से बिल्कुल है, इस टाइप से। अब ये एक्सिस कुछ इस तरह से पास हो रहा है, यानी इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से पास हो रहा है इस डिस्क के सेंटर से, और डिस्क के प्लेन ये है तो इसके परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं, देखिए कुछ एक्सिस इस तरह से पास हो रहा है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने ऐसे रखा है। तो इसके बाद हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किए थे जो कि mr²/2 आया था, अगर याद हो तो। अगर नहीं याद है तो याद जरूर कर ले, जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोगों ने अभी तक पढ़ रखा है, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं कि इसमें क्या वैल्यू आएगी k की। तो इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती थी वो mr²/2 होता था, जो कि हम लोगों ने याद किया था बहुत ही अच्छे से। अब यहाँ पॉइंट मास है ये एक तरह का, तो इस केस में मान लीजिए आई डैश है जिसकी वैल्यू कितनी होगी m × k², mr² होता है पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो r क्या है यहाँ पे k के इक्वल है, तो यहाँ पे I डैश = mk² हो गया। अब ये k रेडियस ऑफ गायरेशन हो, इसके लिए क्या होना चाहिए, इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इनिशियल केस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होना चाहिए। सिंपल सी बात है, यहाँ कोई ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। तो I = I डैश आ गया, दोनों को इक्वल कर दीजिए, सिंपल सी बात है। तो mr²/2 = इस केस में क्या है mk²। अब मास तो दोनों केस में इक्वल है, मास को और एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज नहीं करना है ना, तो बिल्कुल इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से k की जो वैल्यू आएगी वो r/√2 आ जाएगी, इसको ध्यान से देखिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इतने एरिया यानी डिस्क का जो एरिया है ये कंप्लीट एरिया पे m मास डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो इस m मास को अगर हम किसी एक पॉइंट पे कंसीडर कर ले, यानी पॉइंट मास मान ले और उसको r/√2 पे अगर हम रख दे, तो उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ही इक्वल आएगा। तो अभी तक आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि ये रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है और उसको किस तरह से फाइंड करते हैं। बस बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई भी रिजिड बॉडी दे रखा है ना और वहाँ पे कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन दे रखा होगा, तो आप उस इनिशियल कंडीशन में आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर ले, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, यहाँ पे जो भी रिजिड बॉडी है उसको आप एक पॉइंट मास कंसीडर कर ले और उसको उस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो भी दे रखा होगा उससे कुछ डिस्टेंस पे रख दे। मान लेते हैं वो डिस्टेंस k है जो कि रेडियस ऑफ गायरेशन ही है, ठीक है। जिसके लिए कंडीशन क्या था कि ये जो पॉइंट मास के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके इनिशियल केस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा। सिंपल, आप दोनों को इक्वल कर दीजिए, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यानी इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन, यानी जो रिजिड बॉडी है उस केस में और हमने जो पॉइंट मास लिया है उस केस में, दोनों ही केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, तभी ये डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाएगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसको आपको जानना जरूरी हो जाता है। इसके बाद हम लोग टॉर्क के बारे में देखेंगे कि टॉर्क क्या होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा टॉर्क वाला, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आप रोटेशन की जब भी बात करते हैं ना तो दो ही चीज़ माइंड में आता है, एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दूसरा टॉर्क के बारे में, क्योंकि पूरा रोटेशन में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क को ही लेकर कैलकुलेशन करना होता है, ठीक है। तो जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। और जिससे पहले हम लोग एक रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में बात किए हैं, जिसको पढ़ना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, जिसका काम आपको कभी आगे पढ़ सकता है। इसलिए आप रेडियस ऑफ गायरेशन को भी जरूर से सीख लें, जो कि इस वीडियो से ज़्यादा आपको सीखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में रेडियस ऑफ गायरेशन से रिलेटेड सफिशिएंट चीज़ आपको दे दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक जोरदार टॉपिक टॉर्क के साथ, तब तक के लिए इतने ही। जय हिंद।